और प्रख्यात उपन्यासकार रविंद्र वर्मा जी, श्रेष्ठ साहित्यकार शिवमूर्ति जी, श्री नरेंद्र सागर जी, पीटी चौधरी जी, देवेंद्र जी, नलिन रंजीत जी और सामने बैठे मेरे सभी आदरणीय विद्वान, जिसमें से बहुत से लोगों से मैं पहले से परिचित हूँ, कुछ लोगों से बहुत पुरानी संबंध है और बहुत से लोगों से आज परिचय हुआ है। मैं आप सभी का संस्था की तरफ से स्वागत करता हूँ। ये पहचान की पहली पहचान है लखनऊ से और लखनऊ के साथियों से। इस संस्था की स्थापना हम लोगों ने 70 के दशक में किया था, जब डॉक्टर विद्याधर मिश्रा जी हमारे हिंदी संस्थान के निर्देशक थे और वही उसके अध्यक्ष थे। मैं उसका सचिव बना था और हम लोगों ने शुरुआत किया था छात्रों के लिए और उनको कुछ साहित्य से जोड़ने के लिए, कविता से, कहानी से जोड़ने के लिए, नाटक से जोड़ने के लिए। वो यात्रा चलती रही, उसी में कोई सम्मेलन, मुशायरे और ये सब चीजें होती रही, साथ साथ परिचर्चाएं होती रही, जहां एक तरफ तमाम साहित्यकारों जो वहां आते रहे उन पर चर्चा होती रही। जैसे उस उम्र में हम नहीं समझते थे कि किसी बड़े पंडाल में, कॉलेज के मैदान में कोई बड़ा पंडाल लगेगा और 700-800 या 1000 की संख्या में छात्र प्रभाकर माचवे को सुनने आएंगे। मैंने उसके पहले भी यह दृश्य नहीं देखा, उसके बाद भी यह दृश्य नहीं देखा। डॉक्टर प्रभाकर माचवे और डॉक्टर रामविलास शर्मा इस संस्था के मंच पर थे और दोनों लोग, यद्यप दोनों में बहुत विवाद भी थे, वहां दिखलाई भी पड़े, लेकिन दोनों को लोगों ने सुना और दोनों ने यह छोड़ दिया छात्रों के ऊपर वो मनन करें उनकी बातों पर। तो इसी तरह ये यात्रा चलती रही। कालांतर में मुझे ऐसा लगा कि केवल लिखना पढ़ना, ये मेरी गलत भी हो सकती है उदाहरण, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि लिखना पढ़ना एक बड़ा काम करता है। मार्क्स ने मार्क्सवाद नहीं लिखा होता, वो प्रकाशित नहीं हुआ होता, तो उसकी धारणा नहीं चली होती। हॉब्स लॉक रूसो से लेकर मैकियावेली तक नहीं किताबें नहीं लिखी गई होती, अर्थशास्त्र नहीं लिखे गए होते, फिलॉसफी नहीं लिखी गई होती, तो उससे समाज प्रभावित नहीं हुआ होता। लेकिन उसी के साथ मुझे ऐसा लगा, मैंने एक बार डॉक्टर साहब से बात किया, वो प्रधान संपादक थे एक अखबार के देश के। मैंने कहा मैं आपकी इजाजत चाहता हूं, मेरे पड़ोस में किसी लड़की का अपहरण हो रहा हो या बलात्कार हो रहा हो, दो तरीके मेरे पास है। मैं तत्काल अपनी कॉपी उठा दूं और उस पर उस बलात्कार का, उसके अपहरण की चर्चा लिखना शुरू कर दूं और उसमें शब्दों का इतना जबरदस्त उसके अंदर मैं उसको प्रयोग हूं कि उन शब्दों को पढ़ने के बाद समाज का खून खोलने लगे। या क्या ये भी संभव है कि उस समय जो मेरा तत्काल कर्तव्य है वो सड़क पर उतर कर उसका सामना करने का, उस सामना करने की भी कोशिश करो। अगर मेरी वाणी में दम है तो मैं आवाज तो लगा सकता हूँ चौकीदार बनकर कि जागते रहो, या आवाज तो लगा सकता हूँ कि घरों से निकलो, इसको रोको। तो मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ कि इन सामाजिक सरोकारों के लिए भी ये संस्था लड़ाई लड़ना शुरू करे। और उसी का परिणाम हुआ कि जो लॉटरी से लोग मर रहे थे, गरीब लोग जमा हो रहे थे, पुराने लोग जानते हो कि नए लोगों को बिल्कुल अंदाज नहीं होगा, तो इस संस्था ने लॉटरी के खिलाफ एक अभियान शुरू किया और अंत में उसको समाप्त करके ये संस्था बनी। ठीक है, मेरा उसमें मुझे इसका जरूर अधिक फायदा मिला कि मेरी एक पार्टी से निकटता थी, उस पार्टी की सरकार बन गई और 600-700 करोड़ रुपया जो भी कमाई होती थी उसको छोड़ करके मुख्यमंत्री ने लॉटरी को बंद कर दिया, फिर पूरे देश में बंद हो गई। इसी तरह से हमने शहादत सम्मान शुरू किया। हमको लगा कि एक दिन किसी शहीद की अर्थी आती है और हम उसके ऊपर बहुत कुछ लिख देते हैं, उस दिन सूरज चांद रहेगा, तब तक तेरा नाम रहेगा, इस तरह की बातें करते हैं। उसके बाद उस शहीद का परिवार, उसकी विधवा, वो अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं और हम अपने लड़ाई में मगन हो जाते हैं, अपने सुख दुख में मगन हो जाते हैं। तो उससे कहीं प्रभावित होकर के हमने उस पर एक कार्यक्रम शुरू किया, पाकिस्तान में बंद कैदियों पर कार्यक्रम शुरू किया। इसी तरह से तरह तरह के सामाजिक कार्यक्रमों पर बात शुरू की। अब्बास खैदर साहब का नाम आप लोग शायद जानते हो, इराकी मूल के जर्मन लेखक है। उनकी किताब रॉन्ग इंडियन, जो गलत हिंदुस्तानी शब्द, मुझे नहीं लगता कि उसका सही अनुवाद है या नहीं, जब उसका अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में विमोचन हुआ और उसकी चर्चा मैंने सुना तो मुझे लगा कि इनको आमंत्रित किया जाए, इस पर चर्चा किया जाए। और उनको आमंत्रित करके, जब भाषा की दिक्कत थी लेकिन मिल गए उसको ट्रांसलेट करने वाले लोग, और उस पर भी बड़े पैमाने पर 4-5 घंटे की चर्चा रही। ये संस्था का छोटा सा परिचय है। मैं कोई साहित्यकार नहीं,
मैं राजनीति शास्त्र का छात्र हूँ, अर्थशास्त्र का छात्र हूँ, इतिहास का लॉ का छात्र हूँ, शिक्षा का छात्र हूँ, लेकिन दिल में सीने में एक दिल धड़कता है और जब दिल धड़कता है तो चीजों से प्रभावित भी होता है। आप जब प्रभावित होते हैं तो आपकी दो प्रतिक्रियाएं होती हैं, या तो आप रो पड़ते हैं या चीख पड़ते हैं। ये चीख और ये रोना जब वो कहीं शब्दों में ढल जाता है तो वो कहीं साहित्य की रचना कर देता है। मैं भी ऐसी कुछ टूटी फूटी कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर देता हूँ जिनको कुछ लोगों ने कहा ये कविता है, तो मैंने भी मान लिया ये कविता है और उसका एक संग्रह छप गया यथार्थ के आसपास। जब उसी से जब कभी प्रभावित करता हूँ, कभी बोलने लगता हूँ, उसी से प्रभावित होकर के कुछ लिखने लगता हूँ जो कहीं कुछ आप लोग छाप देते हैं। यही मेरी यात्रा रही। मैं तो एक खाली दर्शक हूँ और श्रोता हूँ, मैं ज्ञाता नहीं हूँ। मैं किसी की कहानी पर टिप्पणी करूं, मैं किसी की कविता पर टिप्पणी करूं, मैं उसके बराबर अधिकारी अपने को बिल्कुल नहीं समझता। मेरा वो अधिकार भी शायद नहीं है, क्योंकि मैं अभी केवल अध्ययन कर रहा हूं, एक छात्र हूं। जब मुझे इस बारे में मेरे से बात हुई, यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे जिनको हम पढ़ते रहे, जिनसे हम प्रभावित होते रहे, तो मैंने कहा कि मैं लखनऊ चूंकि आगरा से विश्वविद्यालय से रिटायर कर चुका हूँ, लखनऊ आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहचान यहाँ के सरोकारों से जुड़े, यहाँ के साहित्य से जुड़े, नए लिखने पढ़ने वालों से जुड़े, और उसमें मेरी अगर कोई भूमिका हो, मैं उस भूमिका में वहां खड़ा रह सकूं। एक जरूर मेरी प्रार्थना है कि कभी कभी नाम के आगे क्योंकि खद्दर पैदा है, कोई मंत्री संतरी इस टाइप के पद लग जाते हैं, उसके नाते मैंने देखा कि लोग उपेक्षित कर देते हैं हम जैसे लोगों को, क्योंकि अब तो आप मंत्री हैं, बड़े हैं, अब आपको नहीं बुला सकते। मेरी यहाँ जरूर एक प्रार्थना है कि कृपया मेरे ऊपर ये जुल्म मत करिएगा जो मेरे शहर में मेरे साथ होता रहा है। मैं महज दर्शक हूँ, महज श्रोता हूँ। एक सूचना मुझे टेलीफोन के माध्यम से या समझ या मैसेज के माध्यम से मिलेगा तो मैं आकर के पीछे बैठ करके सुनना जरूर पसंद करूंगा। कृपया मेरे ऊपर ये जुल्म बिल्कुल मत करिएगा। मैं आप लोगों के साथ किस रूप में जुड़े रहना चाहता हूँ। देवेंद्र जी का कहानी संग्रह, मैं चूंकि देर से आया लखनऊ, मुझे किताब नहीं पढ़ने को मिली। हम लोग पुरातन लोग हैं, हम जब तक पन्ने को नहीं पलट लेते हैं और तो कागज को नहीं छू लेते हैं, हमको लगता है कि हमारे हाथ में कहीं कुछ खुजली नहीं हो रही और कहीं भावनाएं उसमें जुड़ नहीं पा रही हैं। लेकिन फिर भी एक लिंक भेजा भाई सुभाष जी ने, मैंने पढ़ने की कोशिश किया और लैपटॉप और इस पर पढ़ना पता नहीं हम लोग अभी आगे नहीं हो पाए उसके शायद, तो वो आनंद नहीं आया। लेकिन फिर भी एक कहानी मैंने, देवेंद्र जी आपकी एक कहानी मैंने कुछ पढ़ने की कोशिश की जो पढ़ पाया, क्योंकि वो आपका मूल जो आपका शीर्षक है समय बेसमय, मैंने वो कहानी पढ़ने की कोशिश की और विश्वास मानिए कि चूंकि चेतना है, दिल में कहीं कहीं एक दर्द रहता है, भावना है। मैं उस कहानी को पढ़ता जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं समाज के अलग अलग चरित्र को लगातार देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी समय किसी अदालत में खड़ा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था किसी समय किसी मैं थाने में खड़ा हूँ, और मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा था मैं किसी बेरोजगार उस नौजवान के साथ खड़ा हूँ जिसके साथ अक्सर हम लोग खड़े होते हैं, उसके दर्द को देखते हैं। इसी तरह से एक एक दृश्य हम उससे जुड़ते जा रहे थे और कहानी को पढ़ने के साथ छोड़ने का गमन करने नहीं कर रहा था। शुरू किया तो उसे फिर खत्म करके उसको हम माने। लेकिन देवेंद्र जी आपकी उस कहानी में पता नहीं क्या था कि अंदर से एक गुस्सा पैदा होता जा रहा था कि इतने साल बाद भी आखिर ये हालात, क्योंकि कहानी जो आपने लिखा है वो कहीं न कहीं यथार्थ के चरित्रों के आसपास लिखा है जो हमारे आसपास हमेशा दिखलाई पड़ते हैं। वो पत्नी जो कहती तो मेरे लगते क्या हो, और फिर जोर से कहती कि तुम मेरे लगते क्या हो, और फिर रोचने लगती है, घसीटने लगती है और थप्पड़ मारने लगती है। वो पिता जिसका आप सामना नहीं कर पाता, वो अदालत जिसकी वहां चर्चा होती है, और वो हत्यारा जो ये कहता है कि ईश्वर, हाँ है ईश्वर, 10-15 मिनट पहले जब हत्या करने जाता हूं मेरे आसपास आता है, मेरे शब्द गलत हो सकते हैं, भाव वही है, और वो मुझे कहीं सचेत करता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। क्रम से लगातार ये कहानी आगे बढ़ती जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये समाज के जो विभिन्न चरित्र हैं और समाज की जो विसंगतियां हैं, उन सारी विसंगतियों पर एक क्रोध प्रकट करते हुए, उस पर चर्चा के लिए मजबूर करते हुए, और अंत में एक प्रश्न चिन्ह छोड़ करके वो कहानी हमारे और आपके लिए प्रश्न चिन्ह छोड़ देती है, व्यवस्था के लिए भी, हमारे आपके लिए भी और समाज के लिए भी। मैंने केवल प्रतिनिधित कहानी पढ़ा है। मैं उस कहानी के लिए देवेंद्र जी को सलाम करता हूं। मैंने पहले ही कहा आलोचना का मैं हकदार नहीं, क्योंकि मैं कोई साहित्यकार नहीं हूं, केवल विद्यार्थी हूं। निश्चित तौर पर इस तरह की कहानियां समाज को एक नई दिशा देंगी, इस तरह की कहानियां समाज को सोचने को मजबूर करेगी, इस तरह की कहानियां कहीं न कहीं व्यवस्था को परिवर्तित होने के लिए मजबूर करेगी।
और इस तरह की कहानियों के लिए देवेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और इसी तरह से बड़ी बड़ी कहानियों के नए आयाम गढ़ते रहिए कि हम लोग उसको पढ़ सकें। मैं इससे अधिक इतने बड़े विद्वानों के बीच में समय नहीं लेना चाहता। मुझे आपने अवसर दिया बोलने का 2 मिनट भी, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और बाकी सब लोगों से भी कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहूंगा, कुछ सीखना चाहूंगा, कुछ सुनना चाहूंगा, जिससे कि जो भूख है मेरे अंदर की सीखने की और पढ़ने की, वो कहीं न कहीं कुछ हद तक तृप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहचान से पहचान को मिलाया जाए और जुड़ते रहा जाए और आगे इन सरोकारों के साथ जुड़ते रहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।